My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द असेसमेंट, इट्स कंसेप्ट, इट्स नेचर एज वेल एज इट्स मीनिंग। अर्थात हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत आकलन या जिसको आकलन भी कहा जाता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका मीनिंग या अर्थ क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ असेसमेंट। अर्थात जो आकलन होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका अर्थ या मीनिंग क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में ये असेसमेंट या आकलन का बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस है, महत्व है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ असेसमेंट या आकलन की अवधारणा एवं प्रकृति का। डियर स्टूडेंट्स, जो टीचिंग प्रोसेस होता है या शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रोसेस होते हैं, 3 एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहला क्या होता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, जो टीचिंग प्रोसेस होता है, उसको लेकर के कुछ हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उसको निर्धारित किया जाता है। अर्थात सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम लोग विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य कहते हैं या शिक्षण उद्देश्य कहते हैं या शिक्षा के उद्देश्य भी कह सकते हैं, उसको सबसे पहले निर्धारित किया जाता है और उन्हीं शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, लर्निंग एक्टिविटीज या अधिगम की क्रियाएं होती हैं। तो शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लर्निंग एक्टिविटीज या अधिगम की क्रियाएं शिक्षक और छात्र या विद्यार्थी के द्वारा होती है। इसी अधिगम की क्रिया के लिए शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं और विद्यार्थी कुछ न कुछ सीखते हैं और इस अधिगम क्रिया या लर्निंग एक्टिविटीज के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अर्थात शिक्षा के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और जो व्यवहार में परिवर्तन विद्यार्थियों के को लाया जाता है, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, वो लर्निंग एक्टिविटीज या अधिगम की क्रियाओं द्वारा लाया जाता है और वो जो व्यवहार के परिवर्तन होते हैं वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार होते हैं। अर्थात जिन शिक्षण उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया है, उन शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर या उन शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लर्निंग एक्टिविटीज या टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया करते हैं और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार विद्यार्थियों के या छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। अब ये जो पूरी की पूरी टीचिंग प्रोसेस है, जिसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना है, अधिगम क्रिया या टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज़ है और उसका जो परिणाम है मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, व्यवहार परिवर्तन, यह कितना हो सका या इन उद्देश्यों की पूर्ति जो जिन शिक्षण उद्देश्यों को लेकर के हमने लर्निंग एक्टिविटीज या टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया की है, वह कितना हो सका, विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के व्यवहार में कितना मॉडिफिकेशन हुआ, व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, इन सब की जांच करने के लिए, इन सब का पता लगाने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं दैट इज नोन एज असेसमेंट या आकलन की प्रक्रिया। तो आकलन की प्रक्रिया या असेसमेंट की प्रक्रिया क्या है?
जो शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, जिन शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अधिगम क्रियाएं करते हैं और हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या आए, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर, अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए। तो वे वांछित परिवर्तन किस सीमा तक आ पाए हैं, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हो पाई है, इनकी जांच, इनकी पड़ताल करने के लिए हम आकलन या असेसमेंट की प्रक्रिया करते हैं। तो इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया या टीचिंग प्रोसेस के पूर्व विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, और कक्षा शिक्षण तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपेक्षित अधिगम अनुभव प्रदान करने का कार्य किया जाता है। शिक्षक के द्वारा, टीचर्स के द्वारा जो क्लासरूम टीचिंग होती है, कक्षा शिक्षण होते हैं, और साथ ही साथ विद्यालय में जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं या गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों के द्वारा, उन एक्टिविटीज़ के द्वारा और क्लासरूम टीचिंग के द्वारा जो हमारे स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हम अचीव करने का प्रयास करते हैं, उनको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इस कक्षा शिक्षण और एक्टिविटीज के द्वारा। विद्यार्थियों को अपेक्षित अधिगम अनुभव प्रदान करने हेतु शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार की प्रविधियों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, ये ढेर सारे टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, अर्थात विविध प्रकार के प्रविधियों और टेक्निक्स का प्रयोग करके उन विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थीगण होते हैं, वे भी अपेक्षित अधिगम अनुभवों को अर्जित करने हेतु अपनी ओर से भी विशेष प्रयास करते हैं। अर्थात शिक्षक या टीचर्स जो होते हैं वे भी प्रयास करते हैं, वे भी अपने टीचिंग में या शिक्षण में स्पेसिफिक टेक्निक्स का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, टीचिंग स्ट्रैटेजीज का या टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। और विद्यार्थी जो होते हैं वे भी मन लगा करके वे अपना स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, जिससे कि जो अपेक्षित अधिगम अनुभव हैं वो उनको प्राप्त हो सकें। अर्थात जो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य शिक्षक के द्वारा बनाए गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, इसके लिए विद्यार्थी भी प्रयास करता है और शिक्षक भी प्रयास करते हैं। और जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों प्रयास करते हैं तो अपेक्षित अधिगम अनुभवों को पाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा अपेक्षित अधिगम अनुभवों को अर्जित करने हेतु किया गया प्रयास कितना सार्थक रहा, अर्थात कितने सार्थक रहे दोनों के प्रयास, टीचर्स के और स्टूडेंट्स के, उन्होंने किस प्रकार से शैक्षिक उपलब्धि या निष्पत्ति का प्रदर्शन किया, इसी को जांचने की क्रिया जो होती है वो आकलन या असेसमेंट कहलाती है। अर्थात असेसमेंट या आकलन की प्रक्रिया जो है वो क्या है, जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं या एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको हम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं, उसको किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया, या जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रयास किए गए वे प्रयास कितने सार्थक रहे, इनको जांचने का कार्य जो है वो आकलन की प्रक्रिया कहलाती है। उचित आकलन करने हेतु विभिन्न प्रकार के टेस्ट या एग्जामिनेशंस का प्रयोग, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता था। जब हम उचित आकलन करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट या एग्जामिनेशंस लेते हैं, परीक्षण या परीक्षा करते हैं, ढेर सारे हम मेजरमेंट करते हैं और ढेर सारे इवैल्यूएशन की टेक्निक्स का प्रयोग करके हम असेसमेंट की क्रिया कर रहे होते हैं। अब इस तरह से दो कंसेप्ट, एक है आकलन का कंसेप्ट और दूसरा है मूल्यांकन का कंसेप्ट। आकलन और मूल्यांकन का कंसेप्ट लगभग मिलता जुलता है। जो आकलन है वो मूल्यांकन का कुछ संकुचित परंतु समानार्थी संप्रत्यय होता है। ध्यान दीजिए, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का संकुचित कंसेप्ट है या नैरो कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन है असेसमेंट, या फिर उसको हम समानार्थी संप्रत्यय के रूप में भी प्रयोग करते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन को। असेसमेंट की प्रक्रिया या आकलन की प्रक्रिया जो होती है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसी तरह असेसमेंट या आकलन की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर तथा उनकी उपलब्धियों को जानने में सहायक होता है। अर्थात जो असेसमेंट की प्रक्रिया है, आकलन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों का जो एजुकेशनल लेवल है, जो शैक्षिक स्तर है, उनकी जो अचीवमेंट्स है, जो उनकी उपलब्धि है, जो उनकी संप्राप्ति है, उसको जानने में
जो हमारा असेसमेंट होता है या आकलन होता है वो मदद करता है, वो सहायक होता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि, संप्राप्ति, निष्पत्ति स्तर की जांच या आकलन करते समय यह प्रयत्न किया जाता है कि जांच या आकलन में कोई कमी न रह जाए। जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, परीक्षक होते हैं, वे हमेशा यह प्रयास करते हैं कि जब हम विद्यार्थियों का असेसमेंट कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट का या उनकी संप्राप्ति का, निष्पत्ति का, उपलब्धि का, तो हम इस प्रकार से उनका असेसमेंट करें जिससे कि उसमें कोई त्रुटि या उसमें कोई कमियां न रह जाएं। और इस आकलन से केवल विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता या प्रयासों का पता ही नहीं चलता है, बल्कि विद्यार्थियों के साथ साथ ही जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं, उन बातों का भी जांच या आकलन, मूल्यांकन यहाँ पे संभव होता है। अर्थात असेसमेंट के द्वारा टीचर्स का भी असेसमेंट होता है कि जो टीचर्स के द्वारा जो टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, जिस प्रविधि का प्रयोग किया गया, जिस टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया गया, जिस टीएलएम का प्रयोग किया गया, वे कितने फ्रूटफुल रहे, कितने उपयोगी रहे, कितने इफेक्टिव रहे। क्या उस 30 मिनट के पीरियड में, 40 मिनट के पीरियड में शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी विद्यार्थी को पढ़ाया गया, वो विद्यार्थी सीख पाने में सफल रहा या नहीं सफल रहा। यदि सफल रहता है तो शिक्षक के द्वारा किया गया प्रयास सफल होता है, फ्रूटफुल होता है, प्रभावी होता है। और यदि विद्यार्थी कुछ भी सीखने में असफल होते हैं, वे कुछ भी नहीं समझ पाते, कुछ भी नहीं सीख पाते, तो शिक्षक के द्वारा जो भी प्रयास किया गया, जिस भी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया गया, वह क्या होता है, निष्प्रयोज्य साबित हो जाता है, बेकार साबित हो जाता है। तो इस तरह से आकलन से केवल विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता या प्रयासों का पता ही नहीं चलता, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी बातों का पता, सभी बातों की जांच या आकलन, मूल्यांकन इस असेसमेंट की प्रक्रिया के द्वारा संभव होती है। आकलन से यह पता चल जाता है कि अध्यापक ने पढ़ाने में कितनी समर्थता जताई। अर्थात जो टीचर्स हैं, जो शिक्षकगण हैं, उन्होंने टीचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान कितनी समर्थता जताई है, इसका मूल्यांकन, इसकी जांच आकलन या असेसमेंट के द्वारा ही होती है। साथ ही साथ अध्यापक द्वारा किए गए विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन कैसा रहा। टीचर्स ने जिन अधिगम अनुभवों को लिया, जिस कंटेंट को लिया, उस कंटेंट को विद्यार्थी कितना समझ पाए, उस लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कितना समझ पाए विद्यार्थी, इसकी भी जांच असेसमेंट के द्वारा ही हो पाती है। अध्यापक द्वारा किए गए शिक्षण विधियों, तकनीकों आदि का चयन एवं प्रयोग कितना सार्थक रहा, कितना सिग्निफिकेंट रहा, कितना यूजफुल रहा टीचर्स के द्वारा, जिन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया गया, जिन टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, इन सब बातों का पता जो है वो असेसमेंट या आकलन की प्रक्रिया के द्वारा ही हो पाता है। साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता या प्रयास कैसे रहे, कितना उन्होंने प्रयास किया सीखने के लिए, इसका भी पता हमें असेसमेंट या जांच के द्वारा ही, आकलन के द्वारा ही पता चलता है। यह भी पता चलता है आकलन के द्वारा कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा, विद्यार्थियों ने कितना सीखा, उसके व्यवहार में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या परिमार्जन हुआ आदि, ये सभी बातें हमें असेसमेंट या आकलन के द्वारा ही पता चलती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो असेसमेंट या आकलन और मूल्यांकन में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से अपनी सर्वांगता और व्यापकता में आकलन की प्रक्रिया या असेसमेंट की प्रक्रिया और मूल्यांकन या इवैल्यूएशन शब्दों का प्रयोग एक जैसे ही अर्थों की अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। हमको ऐसा लगता है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन अर्थात आकलन और मूल्यांकन शब्द जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। ये दोनों शब्द जो है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक जैसे ही अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। इसी कारण से इन दोनों शब्दों को व्यवहार में समानार्थी एवं पर्यायवाची पदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अधिकांशतः आप देखेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन अर्थात आकलन और मूल्यांकन, जो ये दो टर्म हैं, जो दो शब्द हैं, इनका प्रयोग एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में किया जाता है। लेकिन आकलन की जो प्रकृति होती है वो इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है। ध्यान दीजिए, आकलन की प्रकृति या नेचर ऑफ असेसमेंट जो होता है दैट इज इनफॉर्मल इन नेचर। आकलन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हम विद्यार्थियों के जिन गुणों का मापन कर रहे होते हैं, जिन गुणों का आकलन कर रहे होते हैं, वे गुण, वे विशेषताएं नॉन फिजिकल होती हैं।
या नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, अर्थात इसमें जो मापन किया जाता है वो मापन जो होता है अभौतिक मापन होता है, नॉन फिजिकल मेजरमेंट होता है। तो आकलन अभौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अर्थात आकलन के अंतर्गत हम अभौतिक राशियों नॉन फिजिकल क्वांटिटी अर्थात विद्यार्थियों की योग्यताओं, विद्यार्थियों की विशेषताओं का आकलन करते हैं, उनको हम कोई ग्रेड या कोई अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं और जिसके आधार पर हम यह पता लगाते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा या उसके अधिगम में कहाँ कहाँ पर समस्याएं या बाधाएं आ रही हैं। आकलन से अभिप्राय शैक्षिक विकास के किसी विशेषता, गुणधर्म या पहलुओं की जांच करने से। ध्यान दीजिए, जो एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन डेवलपमेंट या शैक्षिक विकास की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लें, किसी भी विशेषता को ले लें, किसी भी गुणधर्म को ले लें या किसी भी हम पहलू को ले लें, उस पहलू की जांच करना ही क्या है, आकलन की प्रक्रिया है। तो आकलन से अभिप्राय शैक्षिक विकास के किसी विशेषता, गुणधर्म या पहलू की जांच करने से है और मापन की तरह आकलन में भी अंक प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये जो अंक होते हैं वे ऐसी राशियों को प्रदान किए जाते हैं जो क्या होते हैं, जो अभौतिक होते हैं, नॉन फिजिकल होते हैं, अर्थात जिनका भौतिक रूप में अस्तित्व नहीं होता है। जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने दो प्रकार के मेजरमेंट पढ़े थे, फिजिकल मेजरमेंट एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट। तो फिजिकल मेजरमेंट तो हम सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में, अपनी दिनचर्या में हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जो नॉन फिजिकल मेजरमेंट है उसी का संबंध है शिक्षा से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम विद्यार्थियों की विशेषताओं, विद्यार्थियों की योग्यताओं का मापन कर रहे होते हैं या आकलन कर रहे होते हैं तो वे क्या होती हैं, वे भौतिक रूप में नहीं होती बल्कि अभौतिक रूप में होती हैं। तो अभौतिक राशियों का मापन आकलन के अंतर्गत किया जाता है। आकलन के अंतर्गत अंक प्रदान करने के पश्चात भी उन भौतिक राशियों अर्थात विद्यार्थियों के गुणों या विशेषताओं के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। ध्यान दीजिए, जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, जो हम आकलन कर रहे होते हैं, तो उस आकलन, उस असेसमेंट, उस मेजरमेंट, उस इवैल्यूएशन के द्वारा जो भी अंक निकल कर आते हैं, उस अंक के द्वारा या उस ग्रेड के द्वारा विद्यार्थी के अंदर जो योग्यता होती है, जो विशेषता होती है, जो गुण होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाता है। अर्थात विद्यार्थी के अंदर जो निहित गुण हैं या विशेषताएं हैं, उनकी संपूर्ण सूचना हमें असेसमेंट के द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा नहीं हो पाती। इसीलिए विद्यार्थियों का बार बार असेसमेंट, मेजरमेंट या इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि यदि कोई परीक्षा हुई, अंग्रेजी विषय की परीक्षा, और अंग्रेजी विषय की परीक्षा में राम ने 85 अंक प्राप्त किए। तो राम ने जो 85 अंक प्राप्त किया है, उस 85 अंक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, राम को अंग्रेजी कितनी आती है, इसका पता हमें इस अंक के द्वारा नहीं चलता है। या दूसरा है एग्जाम्पल कि श्याम ने विज्ञान विषय में 55 अंक प्राप्त किए, तो इससे भी यह नहीं पता चलेगा कि श्याम को विज्ञान विषय में कितना आता है या क्या नहीं आता। यह सिर्फ एक सामान्य परीक्षा है, किसी एक प्रश्न पत्र में विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों को हल किया और उसके आधार पर उसको कितने अंक मिले, सिर्फ इससे यही पता चलता है। हो सकता है कि फिर अगली बार अंग्रेजी विषय की परीक्षा हो या विज्ञान विषय की परीक्षा हो कुछ अंतराल पर, तो उसको अलग अंक प्राप्त हो। तो इस तरह से हम एक कह सकते हैं कि जो आकलन की प्रक्रिया होती है, मापन या मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा विद्यार्थियों के अंदर जो निहित योग्यताएं होती हैं, गुण होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाता है। विद्यार्थियों की संप्राप्ति या उपलब्ध को ज्ञात करते समय शिक्षक के द्वारा किसी मानक या नॉर्म्स के अनुसार मूल्य का निर्णय करना आकलन कहलाता है। अर्थात विद्यार्थियों के अंदर जो योग्यताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उसका जब उसका हम वर्णन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई न कोई नॉर्म्स होने चाहिए, कोई न कोई मानक होने चाहिए, और उन मानक या उन नॉर्म्स के अनुसार ही हम विद्यार्थियों को जो अंक दिए होते हैं उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसका मूल्य का निर्णय करते हैं, और यही आकलन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात विद्यार्थियों की संप्राप्त उपलब्धि को ज्ञात करते समय शिक्षक द्वारा किसी मानक या नॉर्म्स के अनुसार मूल्य का निर्णय करना ही आकलन या असेसमेंट की प्रक्रिया कहलाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, या आकलन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम सभी लोग जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्यार्थी या बालक ने क्या सीखा, किस स्तर तक सीखा
अथवा किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण कर सका आकलन की प्रक्रिया कहलाती है। बहुत ही सरल है कि वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं, यह जांच करते हैं कि किसी अमुक विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट्स ने, किसी बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, किस स्तर तक सीखा, इन सब बातों को जानने के लिए जिस हम प्रक्रिया को अपनाते हैं उसी प्रक्रिया को हम सरल शब्दों में आकलन या असेसमेंट कह सकते हैं। तो असेसमेंट की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्यार्थी ने क्या सीखा, किस स्तर तक सीखा और किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण कर सका। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ा था तो मेजरमेंट में ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेजरमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल और नॉन फिजिकल, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में हमने देखा कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल मेजरमेंट, अर्थात वहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या फिजिकल मेजरमेंट में हमारे पास एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, मापन करने का हमारे पास एक टूल्स होता है जो कि क्या होता है, डिफाइंड टूल होता है। तो जो मानकीकृत टूल होते हैं उन टूल्स का प्रयोग करके, अर्थात मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का, मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करके हम मात्रात्मक मापन या फिजिकल मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो मात्रात्मक मापन पूर्ण इकाई के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जो गुणात्मक मापन है या क्वालिटेटिव मेजरमेंट है वह अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, क्योंकि क्वालिटेटिव मेजरमेंट में या गुणात्मक मापन में हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स नहीं होता है, अर्थात मानकीकृत उपकरण नहीं होता है। मापन करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, इकाई नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम कुछ मानदंडों को, कुछ नॉर्म्स को विकसित करते हैं और उसी मानदंड के हिसाब से हम विद्यार्थी का गुणात्मक मापन कर रहे होते हैं। तो मात्रात्मक मापन पूर्ण इकाई के रूप में किया जा सकता है, जबकि गुणात्मक मापन अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। केवल कुछ मानदंडों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात जो हमने नॉर्म्स डेवलप किए हैं, जो हमने मानदंड विकसित किए हैं, मानक विकसित किए हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा, किस स्तर तक सीखा। इसलिए कुछ विद्वान इस गुणात्मक मापन को ही आकलन या असेसमेंट कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो असेसमेंट की प्रक्रिया है या आकलन की प्रक्रिया है वह गुणात्मक मापन या क्वालिटेटिव मेजरमेंट से मिलती जुलती है, अर्थात जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है या गुणात्मक मापन है इसको हम असेसमेंट की प्रक्रिया कह सकते हैं या आकलन की प्रक्रिया कह सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण या जिसको हम संप्राप्ति परीक्षण कहते हैं, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट या मनोवैज्ञानिक परीक्षण है और जो उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्ति परीक्षण है, यह दोनों ही अपने आप में एक प्रकार का क्वालिटेटिव मेजरमेंट है या गुणात्मक मापन है। तो चूंकि उपरोक्त दोनों प्रकार के परीक्षणों से गुणात्मक मापन किया जाता है, इसलिए उपलब्धि परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण दोनों को ही हम आकलन कह सकते हैं। तो इन दोनों परीक्षणों को, अचीवमेंट टेस्ट को और साइकोलॉजिकल टेस्ट को, असेसमेंट या आकलन कहा जा सकता है। इस प्रकार से यदि साधारण शब्दों में हम कहना चाहें तो साधारण शब्दों में आकलन से अभिप्राय क्या होता है, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया से, अर्थात विद्यार्थियों के जो अधिगम है, जो सीख रहा है विद्यार्थी, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की प्रक्रिया असेसमेंट है, आकलन है। विद्यार्थियों को उनके किसी विषय या गतिविधि के संदर्भ में अंक प्रदान करके कोई निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो आकलन या असेसमेंट कहलाती है। जो हमारे पास नॉर्म्स होते हैं, मानक होते हैं, रेफरेंस होते हैं, संदर्भ होते हैं, उसी के आधार पर हम उनको कुछ अंक देते हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। आकलन करने हेतु जो हमारे टीचर्स हैं या एग्जामिनर्स हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षणों या टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण होता है, कार्य निष्पत्ति परीक्षण, असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, और इसी के साथ साथ इंटरेस्ट की इन्वेंट्री होती है, इंटेलिजेंस मापने का परीक्षण होता है, एटीट्यूड का, एप्टीट्यूड का, पर्सनालिटी का, इन सभी को, क्रिएटिविटी का मापने का परीक्षण होता है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मापन करने के लिए हम कुछ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि आकलन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा या परीक्षक के द्वारा
किया जाता है। आकलन के अंतर्गत छात्रों की जांच करके उन्हें हम फीडबैक देते हैं या प्रतिपुष्टि देते हैं, और फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो असेसमेंट या आकलन की प्रक्रिया होती है उसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों में सुधार लाना, या विद्यार्थियों की जो अधिगम चल रही है, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज चल रही है, विद्यार्थी की जो सीखने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें सुधार लाना ही हमारा उद्देश्य होता है आकलन का। तो आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों की जांच करके उन्हें हम फीडबैक देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, और वह फीडबैक प्रतिपुष्टि इसलिए दिया जाता है जिससे जो उसका फाइनल इवैल्यूएशन हो, अंतिम मूल्यांकन हो, उसमें अच्छे रिजल्ट आए, अच्छे परिणाम आए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकें, जिन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर के विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है या कोई भी कोर्स कोई विद्यार्थी कर रहा है। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार करने के उद्देश्य से आकलन या असेसमेंट की प्रक्रिया की जाती है। आकलन का उद्देश्य मुख्य रूप से विद्यार्थियों की जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं, उन बाधाओं का पता लगाकर उनको दूर करने से है, जिससे विद्यार्थी के अंतिम मूल्यांकन या परिणाम अच्छे या गुणवत्तापूर्ण हो सके। तो विद्यार्थी लास्ट में या फाइनल एग्जाम में अंत समय में अच्छा कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसके लिए जब हम उसको तैयार कर रहे होते हैं, और तैयार करने के उद्देश्य से जब हम आकलन कर रहे होते हैं, उसकी जांच कर रहे होते हैं, उसकी कमियों, उसकी समस्याओं को हम पता कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार की जो जांच होती है, मूल्यांकन होता है, उसे हम आकलन कहते हैं। अर्थात आकलन का उद्देश्य मुख्य रूप से विद्यार्थी की कमियों, समस्याओं का पता लगाकर उनको दूर करने से है, जिससे विद्यार्थी के अंतिम मूल्यांकन के परिणाम अच्छे और गुणवत्तापरक हो सकें। सामान्य रूप से देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन की प्रक्रिया दोनों लगभग एक समान ही है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया। लेकिन जो आकलन या असेसमेंट की प्रक्रिया होती है वो पहले होती है, और यह कम पैमाने पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि उस विद्यार्थी विशेष की समस्याओं का या बाधाओं का पता लगाना जिसको कोई समस्या हो रही है, जबकि जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन बृहद पैमाने पर किया जाता है। मूल्यांकन अधिकांशतः जो अंत में हम एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसको हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आकलन के द्वारा अधिगम में आ रही समस्याओं के निदान पर बल दिया जाता है और विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ध्यान दीजिए कि आकलन का जो उद्देश्य होता है उसमें विद्यार्थी के सीखने में, विद्यार्थी के अधिगम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएँ आ रही हैं, जो बाधाएँ आ रही हैं, उसका पता लगाना या उसका निदान करना हमारा उद्देश्य होता है, जिससे कि विद्यार्थी की जो उपलब्धि है उसमें सुधार किया जा सके और अंत में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके, वो अंत में जो उसके परिणाम है वो अच्छा आ सके, अर्थात जो शिक्षण के उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो सके। आकलन के द्वारा विद्यार्थी या बालक के अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है तथा अधिगम में आ रही कठिनाइयों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। आकलन की प्रक्रिया विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक के लिए भी उपयोगी। हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया कि आकलन की प्रक्रिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को फायदा नहीं होता, बल्कि टीचर्स को, शिक्षकों को भी ये पता चल पाता है कि उन्होंने जो क्लास में टीचिंग की या जिन टीचिंग टेक्निक्स का, जिन टीचिंग मेथड्स का, जिन TLM का प्रयोग किया वह कितना उपयोगी रहा, कितना प्रभावशाली रहा, और उसी के आधार पर वे भी अपने शिक्षण में, टीचिंग में सुधार कर सकते हैं। आकलन की प्रक्रिया के द्वारा ही शिक्षक को यह पता चलता है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को किस स्तर तक अधिगम कराने में या उनको सिखाने में या उनको ज्ञान देने में सफल रहा, अर्थात वह सफल रहा या असफल रहा, उसकी टीचिंग इफेक्टिव रही या इफेक्टिव नहीं रही। इन सब की जांच, इन सब का पता हमें असेसमेंट या आकलन के द्वारा ही लग पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की जो ये क्लास थी, आज की जो ये कक्षा थी, इसमें हम सभी लोगों ने चर्चा किया कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ असेसमेंट, या आकलन की अवधारणा क्या है, आकलन का प्रकृति या नेचर क्या है, और आकलन का मीनिंग या अर्थ क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।
आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशन वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर बेल का आइकन है उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।